we are starting up with the MTP series 1 and it is exactly like 100 marks का पेपर जैसा आपका पेपर में आना है। उन्होंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 1 आपके लिए कंपलसरी है और बाकी के क्वेश्चंस में से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 20 मार्क्स ईच का एवरेज का पर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं 1 का ए बी सी 3 क्वेश्चन है फर्स्ट में। अगर मैंने सिर्फ एक लेआउट देखा है और मुझे आइडिया डाल के पता लग गया है कि पर क्वेश्चन सी पार्ट्स जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है और मुझे so we are starting up with the mock test paper series number 1. It is just like आपको जैसे पेपर का पैटर्न आना है, 100 मार्क्स आपको गिवन है और 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स हैं आपके हाथ में। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 करने हैं और पेपर पैटर्न के हिसाब से जो पर क्वेश्चन है वो 3 सब क्वेश्चंस में डिवाइडेड है, ए बी सी। हाँ, बी के आगे 2 पार्ट्स है कईयों में, कईयों के नहीं है। तो अगर मैंने टोटल 1 + 4 टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेटली 3 सब क्वेश्चंस हैं, तो टोटल मेरे पास कितने क्वेश्चंस है? 15 क्वेश्चंस विद सब पार्ट्स। कईयों के सब पार्ट्स भी हैं। तो अगर मैं 180 मिनट्स को 15 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास अप्रोक्सीमेट फिगर आती है 12 मिनट्स की। हमारे पास 12 मिनट्स की फिगर आती है, लेकिन ये 12 मिनट्स का मतलब है आपके पास रिवीजन के लिए फिर टाइम नहीं है। इसीलिए हम पर क्वेश्चन में से 2 मिनट बचाते हुए इसको नेट किस पे लेके आएंगे? 10 मिनट्स पे। तो आपने लॉ के पेपर को क्रैक करने का सबसे पहले तरीका ये है कि अपने वॉच क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच साथ में रखो। 10 मिनट्स टू अ क्वेश्चन, दैट्स इट, विद सब पार्ट्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इट इज द कंपल्सरी क्वेश्चन। एक्स बिजनेस रन कर रहा है कार लीज पे। एक दिन जी उसने एक गाड़ी हायर करी है 10 दिन के लिए। अच्छा, हायर वर्ड आ गया तो आइडिया लग जाएगा कि क्या है? बेलमेंट। अभी मुझे पता नहीं है बेलमेंट का क्वेश्चन है कि नहीं, लेट्स सी। और दिल्ली से अमृतसर जाना है उसने। एक्स ने ऑफर करी उसको होंडा सिटी 50,000 रुपए में 10 दिन के लिए, और ये कंडीशन रखी है, ऑन अ कंडीशन। क्या कंडीशन रखी है जी? सबसे पहले तो बेलमेंट का सेक्शन, मेन सेक्शन 148, जिनको नहीं आते दे आर इन ट्रबल। आपके बैच में बहुत कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, उनके टिप्स पे हैं सेक्शंस। बच्चे रोज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो पता लगता है रिवीजन किस लेवल की, तो टिप्स पे होने चाहिए। 148 लग गया, पहले तो बेलमेंट देखते हैं क्या क्या आ सकता है। अगले में वो बोल रहे हैं जो पेट्रोल है या जो टोल के एक्सपेंसेस है वो कौन बेयर करेगा? बाय हिम मतलब, और एक्स कौन है यहाँ पे? बेलर। यहां पे आ गया बेलर। अब यहां पे जो पेट्रोल है, एक मिनट, Y came to hire a car for 10 days. X offered him a Honda City for 50,000 on a condition that a petrol and toll expenses will be borne by him. तो ये borne by him का मतलब है Y। Y कौन है यहाँ पे? और बेलमेंट में हायर वर्ड है, तो ये कौन सी बेलमेंट है? नॉन ग्रेशियस।
अब ये जो पेट्रोल और टोल एक्सपेंसेस हैं, इस केस में पेट्रोल या टोल एक्सपेंसेस किस में काउंट होते हैं, नेसेसरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? अब जब एक्सपेंसेस की बात ही आ गई तो पूरा चैप्टर ही दो चीजों पे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है कि नेसेसरी एक्सपेंसेस है। अब जो ये पेट्रोल और टोल एक्सपेंसेस है ये नेसेसरी एक्सपेंसेस है। और बेलमेंट कौन सी है, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। अब दोनों को मर्ज कर दो। इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, नेसेसरी एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय बेलर। याद करो, बेलर की ड्यूटी है टू पे, नेसेसरी एक्सपेंसेस बेलर पे करता है। अगर तुम्हें याद हो तो ये आता है 158 में, नेसेसरी एक्सपेंसेस का इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। दूसरा सेक्शन हमने किया आगे। ड्यूरिंग द जर्नी इंजन ऑफ कार वॉज चोक्ड। चलो जी, कार चोक्ड हो गया। वाई हैज टू स्पेंड 10,000 फॉर द रिपेयर ऑफ द इंजन व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम अमृतसर। ब्रेक्स ऑफ कार वर, वाह अमृतसर फेमस, मोर फेमस, फेमस तो वैसे ही है, ऑब्वियसली नेशनल लेवल का पेपर है। तो when the car was coming back from Amritsar, brakes of car were not working and the major accident of Y happened. मतलब fault Y was admitted to the hospital और उसने 50,000 का बिल पे किया। अब Y उसको कह रहा है कि तू मुझे कंपनसेट कर कार रिपेयर के लिए और हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस के लिए, जो कि कितने हैं 60,000। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुननी है। अब जी चोक्ड वर्ड से मुझे पता लग गया कि यहां पे वर्डिंग क्या आ गई, फॉल्ट है। अब फॉल्ट के केस में दो होता है, नोन फॉल्ट, अननोन फॉल्ट। यहां पे कुछ नहीं दिया तो बेलमेंट कौन सी है, नॉन ग्रेशियस। अरे भाई नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में फॉल्ट नोन हो या अननोन हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे। सेक्शन कौन सा आ गया, 150। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे। आगे उसके बाद उन्होंने लिख दिया, तो जी कार रिपेयर हुई, एक्स डिनाइड फॉर द कंपनसेशन। अब बात आ गई कंपनसेशन की, मतलब अब इंडेमनीफाई करना है, इंडेमनीफाई करेगा और बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंडेमनीफाई। ये बोलता है सेक्शन 164। चार टोटल सेक्शंस हमारे पास आ गए। ठीक है जी, सारा क्रैक कर लिया। अब देखो उन्होंने पूछा क्या क्या, सारा खेल यहां से स्टार्ट होता है। Whether Y can withhold the amount of higher charges of 50,000 on account of non-payment of damages। अगर उसको damages पे नहीं किए गए तो क्या वो 50,000 को होल्ड करके रख सकता है? आंसर इज यस। दूसरा, क्या X is liable to pay damage as he was not aware of the fact? आंसर इज yes, क्योंकि बेलमेंट कौन सी है, नॉन ग्रेशियस। दो क्वेश्चंस पूछे हुए थे। इज दैट क्लियर? हम इसका आंसर रीड करते हैं। ये रहा इसका आंसर। ये देखो, पहले उन्होंने बेलमेंट को डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू 148। देखो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि ये नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है इसीलिए बेलर की ड्यूटी थी सारे फॉल्ट्स को वो डिस्क्लोज करे अंडर 150। उसके बाद उन्होंने बोला पेट्रोल और टोल नेसेसरी एक्सपेंसेस है और नेसेसरी एक्सपेंसेस नॉन ग्रेशियस बेलमेंट के केस में कौन पे करता है, बेलर। आगे उन्होंने बोला अगर कोई लॉस होता है तो वो किसकी ड्यूटी है पे करना, बेलर के अंडर सेक्शन 164। तो चार सेक्शंस लगते हैं, उन्होंने चारों लिखे हुए हैं। पहले नॉर्मल लिखा, देखो उसके बाद उन्होंने लिखा इन द इंस्टेंट केस। उन्होंने सिचुएशन बताई है कि वो 10 दिन के लिए गाड़ी लेके गया था 50,000 में, 10,000 का रिपेयर करवाया, 50,000 का हॉस्पिटल एक्सपेंस आया है और ये जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस है ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस है जो कि बेलर की ड्यूटी है पे करना। उन्होंने एग्जाम्पल को एज इट इज कॉपी नहीं किया हुआ, देख रहे हो, वो तो इतना बड़ा था, उन्होंने शॉर्ट कर दिया। अब देखो देयरफॉर दो कंक्लूजन पूछे थे, देखो दो आंसर दिए। वाई के केस में यस, वो 50,000 को होल्ड कर सकता है अगर उसको पेमेंट नहीं की जाती तो। और दूसरा उन्होंने पूछा था वो कितना पे करेगा
आंसर इज वो 10,000 का रिपेयर भी पे करेगा और 50,000 के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है वो भी पे करेगा। क्यों? क्योंकि बेलमेंट कौन सी है? नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट सेज Evergreen Private Limited has 9 directors on its board of directors. The company's AOA currently state यहां से पहले हम निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 7 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आया और वो किस में से था? बेलमेंट में से। अगला एवरग्रीन, अब ये किसका क्वेश्चन है? कंपनी का। अब देखो वो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो जी 9 डायरेक्टर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। एओए स्टेट करता है करंटली दैट द क्वोरम फॉर द मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स। क्वोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट टू स्टार्ट अ मीटिंग। कम से कम जिन लोगों का मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो वो कह रहे हैं, यहां पे उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने यहां पे बोला कि हमारे को 9 डायरेक्टर्स चाहिए और आर्टिकल्स कह रहा है मीटिंग में 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर्स आने चाहिए। अगर मैं 9 का 1/3 कर दूं तो ये कितना आता है? 3। और उन्होंने क्या बोला है? अब इस इक्वेशन के हिसाब से 3 या 2 विच एवर इज हायर। तो मुझे कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 3। ठीक है जी। द कंपनी नाउ इंटेंड्स टू अमेंड दिस आर्टिकल। आर्टिकल की अमेंडमेंट हो रही है टू स्पेसिफाई जो क्वोरम है वो 1/3 के साथ साथ 2 की बजाय क्या कर दिया जाए? 4 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। इसका मतलब यहां से तुम क्या कर रहे हो? ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। ध्यान दो, आप ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स कर रहे हो। जब आप 2 से 4 कर रहे हो तो आप उस बदलाव को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? बढ़ा रहे हो। और जब आप बदलाव को डिफिकल्ट कर दो, डिफिकल्ट टू ऑल्टर, उसके लिए वर्डिंग क्या थी? एंट्रेंचमेंट। याद है? जहां पे एंट्रेंचमेंट आया तो सेक्शन 5 का 4 और 5 का 5 का 6 आ जाएगा। ठीक है। एडवाइस करो कंपनी को कि कंपनी क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी आर्टिकल्स का। आपको याद होगा मैंने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट लिखवाया था। प्रोविजन बताओ आर्टिकल्स की कि उस केस में क्या होगा। और अगर याद करो, अगर हमें इंट्रेंचमेंट करनी होती है तो इंट्रेंचमेंट का क्लॉज यहां तो बिगनिंग में होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर बिगनिंग से नहीं है तो हम उसको बाद में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बाद में इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनी का है तो हमें कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स चाहिए होती है इंट्रेंचमेंट के लिए। और अगर वो कॉन्सेप्ट पब्लिक कंपनी का है तो हमारे को स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, यानी कि 75% की वोटिंग हाँ में चाहिए होती है। रिमेंबर, लेट्स रीड द आंसर। सी 5 का 4, 5 का 5 दे दिया उन्होंने। कहते जी पहले तो बताओ इंट्रेंचमेंट कब इंक्लूड होती है? उन्होंने बोला है यहां तो फॉर्मेशन में इंक्लूड होती है या आर्टिकल्स को अमेंड करके होती है। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो सारे मेंबर्स एग्री करते हैं और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से होती है। ठीक है। आगे उसके बाद आपने इस इंट्रेंचमेंट का नोटिस किसको देना होता है? रजिस्ट्रार को। देखो फिर से उन्होंने इंस्टेंट केस दिया। उन्होंने बोला एवरग्रीन लिमिटेड ने, ध्यान दो कितना बड़ा केस स्टडी था, देखो कितना सा दिया है। एवरग्रीन लिमिटेड ने अगर अबव प्रोसीजर को फॉलो किया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का केस है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, तो फिर वो इस एंट्रेंचमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने क्या पूछी थी? अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या आपका आंसर डिफर करेगा? फिर उन्होंने एक लाइन छोड़ी और उन्होंने लिखा यस एडवाइस डिफर करेगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में आपको सबके कंसेंट की बजाय क्या चाहिए होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर विद यू ऑल? मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन।
सेकंड का सेकंड आपने बताना है क्या ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं। स्मॉल कंपनी में 2 क्लॉज 85, पेड अप शेयर कैपिटल कितना, लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ प्रेजेंट के हिसाब से। एंड है कि और है, टर्नओवर के बीच में एंड है कि और है, टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। याद है, पहले आपको मिनिमम लिमिट बतानी है, वो कितनी है, नो नो, एक्चुअल लिमिट 50 lakhs और हायर प्रिस्क्राइब बट इट कैन नॉट एक्सीड 10 करोड़। याद है, फिर हम लिखेंगे करंट, फॉर करंट all the companies whose paid up share capital is less than 4 crore is said to be small company। टर्नओवर के केस में लिमिट क्या थी, 2 करोड़ और हायर प्रिस्क्राइब बट शैल नॉट एक्सीड 100 करोड़। और प्रेजेंट लिमिट कौन सी एप्लीकेबल है, 40 करोड़ की। ठीक है, तो उन्होंने बोला जी 10 करोड़ है, दस करोड़ है क्या, टर्नओवर 40 के विदिन है, ये वाली कंडीशन फुलफिल्ड है। पेड अप कैपिटल कितना है, 1 करोड़, ये कंडीशन भी फुलफिल्ड है। मतलब जो कंडीशन हमारे को, पहले तो 285 को एक्सप्लेन करोगे, सुनो मेरी बात, पहले 285 को एक्सप्लेन करोगे, पहले पेड अप शेयर कैपिटल का लॉजिक दोगे, टर्नओवर का लॉजिक दोगे और 3 एक्सेप्शंस दोगे कि ऊपर दोनों कंडीशन उन पे एप्लीकेबल होती है, एक जो ना होल्डिंग हो, दूसरी ना सब्सिडरी हो, तीसरी ना वो सेक्शन 8 कंपनी हो, चौथा वो किसी स्पेशल गवर्नड एक्ट के अंडर की कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। फिर हम लिखेंगे इन द इंस्टेंट केस नो डाउट एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है, लेकिन क्योंकि उसके 60,000 यूवी प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करती है, इसीलिए ये किसी दूसरी कंपनी की क्या है, सब्सिडरी। मोर देन 50 अगर होल्ड करो तो सब्सिडरी है, तो दैट इज द रीजन कि ये किसी की सब्सिडरी है, ये एक्सेप्शन में फॉल कर गया, इसीलिए ये स्मॉल कंपनी कहलाई नहीं जा सकती। आगे ZX लिमिटेड का पेड अप कैपिटल है 3 करोड़ और टर्नओवर कितना है 35, ये दोनों भी विद इन द लिमिट है, लेकिन ये भी स्मॉल कंपनी कहलाई नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती। देखते हैं इसका आंसर, ये देखो जी 285 पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और हायर और 10 करोड़ की लिमिट, टर्नओवर याद करो पीएनएल अकाउंट के अकॉर्डिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 40 करोड़ या हायर, लेकिन 100 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता। एक्सेप्शन उन्होंने 3 दे दी, ना ही होल्डिंग, ना ही सब्सिडरी, ना ही 8, ना ही कंपनी गवर्न। फिर उन्होंने इंस्टेंट केस में लिखा है क्योंकि 60,000 ये होल्ड करते हैं, इसीलिए ये उसकी सब्सिडरी हो गई, दैट इज वाई इसको हम स्मॉल कंपनी का टैग नहीं दे सकते। आगे उन्होंने बोला जी ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये कौन सी है, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। याद करो तुम्हारे को वेरी इंपॉर्टेंट में लिखवाया हुआ है, सेक्शन कौन सा है, 28 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एक बंदा लायबल कंसिडर किया जाएगा बाय होल्डिंग आउट, तो आपने पूरा होल्डिंग आउट का टॉपिक इसमें प्रोवाइड करना है। देखो उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को हम पार्टनर बाय एस्टॉपल भी बोलते हैं। या तो उस बंदे ने अपने आप को पार्टनर दिखाया और बाकियों ने अलाउ किया ऐसा होने के लिए, तो फिर दे आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर, जो जिसके फेथ पे क्रेडिटर ने एक्शन लिया। ठीक है जी, या अगर एक बंदे ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया तो बाकियों ने नोइंगली ये परमिट होने दिया, तो फिर उसको एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, और उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है जब हम पार्टनर्स की लायबिलिटी फिक्स करते हैं, तो अगर किसी पार्टनर ने रिप्रेजेंटेशन करी है और दूसरे ने उस एक्ट को होने दिया है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, रादर फर्म उस पूरे एक्शंस के लिए लायबल कंसिडर की जाएगी। वो कहते हैं अगर कोई पार्टनर पहले रिटायर हो चुका था फर्म से बिना नोटिस दिए और फिर भी उसने फर्म के लिए कोई सब्सिक्वेंट टू द रिटायरमेंट उसने क्रेडिट दे दिया फर्म के लिए, तो बाकी पार्टनर्स उसके लिए लायबल कंसिडर किए जाएंगे,
क्योंकि एक रिटायर्ड पार्टनर तब तक रिटायर्ड नहीं माना जाता जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। लेकिन अगर वो रिटायर्ड अपने आप को कंसिडर कर रहा है बट एक्चुअल में रिटायर्ड माना नहीं जा रहा क्योंकि नोटिस नहीं दिया, तो वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं अभी भी पार्टनर हूं। और जब जब कोई पार्टनर प्रिटेंड करेगा सेक्शन कौन सा लग जाएगा? 28। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट चलते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन, पी सोल्ड सर्टेन एंटीक आइटम्स टू क्यू 3 लाख रुपए का और 75% अमाउंट उसने वीक में देनी है, बैलेंस 25% उसने कुछ दिनों बाद देना, 13/12, 31/12, मतलब पूरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे अभी देना है। क्यू ने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया आर, और उसने उसको बोला डिलीवरी ले ले आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तीन लाख का 75% कितना बनता है? जो भी बनता है वो 2,80,000 से कम ही बनता है। उसने 2,80,000 पे कर दिया जो कि 75% से ज्यादा है। ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट हुई है और उसने बोला था विद इन अ वीक पे करियो। 13 में जब मैं 7 दिन ऐड करूं तो 20th आता है, लेकिन उसने कौन सी डेट को पे किया? 18। उसने ठीक किया। सुन रहे हो? इसका मतलब पी के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। आर फेल्ड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द एंटीक आइटम ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी, मतलब ये पोजेशन उसके पास ही छोड़ गया। पोजेशन विद सेलर आफ्टर सेल, और अगर वन पेड निकल आया तो ये लियन एक्सरसाइज कर सकता है। आगे, बाय द मीन टाइम क्यू फेल्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द, फेल्ड वर्ड लिखा है, फेल्ड टू मेक द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, लियन का क्वेश्चन है। क्यू का एजेंट आया डिलीवरी लेने के लिए, पी ने रिफ्यूज कर दिया और उसने बोला कि मैं क्या एक्सरसाइज कर रहा हूं? राइट ऑफ लियन। अब वो तुमसे पूछ रहे हैं सब कुछ बताते हुए बताइए कि क्या सिर्फ माध्यम सिर्फ 20,000 रुपए के लिए? आंसर इज 1 रुपए के लिए भी लियन लगाया जा सकता है, क्योंकि अनपेड सेलर का राइट है। और अनपेड सेलर कब तक अनपेड सेलर है? जब तक उसकी लास्ट रुपी तक पे नहीं कर दिया जाता। रिमेंबर? देखते हैं आंसर इसका। देखिए, राइट ऑफ लियन आ गया 47। उन्होंने बोला है ये अनपेड सेलर का राइट है प्रोवाइडेड पोजेशन उसके पास हो, तब तक जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती। और अगर वो पार्ट डिलीवरी कर भी चुका है स्टिल वो रिटेन कर सकता है पोजेशन अंटिल उसको पूरी प्राइस पे ऑफ नहीं हो जाती। राइट ऑफ लियन के 3 पॉइंट्स थे। क्रेडिट नहीं होना चाहिए, क्रेडिट है तो एक्सपायर हो चुका होना चाहिए, और बायर क्या हो चुका होना चाहिए? इंसॉल्वेंट। देखो जी, इन द इंस्टेंट केस, देखा ना कितना बड़ा केस था? देखो कितना लिखा है, पी अभी भी पोजेशन में है, इसीलिए क्यू ने स्टिपुलेटेड डेट तक पेमेंट नहीं करी, पी अनपेड सेलर है, इसीलिए वो लियन लगा रहा है 47। देख रहे हो कंक्लूजन? चाहे वो 20,000 पे कर चुका है, लेकिन जो पी रिफ्यूज कर रहा है कि मैं डिलीवर नहीं करूंगा वो वैलिड है, और वो जस्टिफाइबली अपने राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज कर सकता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑक्शन। ओके, एक मिनट, इधर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, देन 4 मार्क्स, 7 मार्क्स का कंपनीज एक्ट में से और 6 मार्क्स का पार्टनरशिप में से। तो यहाँ पे कंपनी आया 7 मार्क्स का और पार्टनरशिप आया 6 मार्क्स का। ये आपका कंपल्सरी वाला है। अब जो ऑप्शनल स्टार्ट हुए हैं उसमें से पहला क्वेश्चन उन्होंने किस में से डाला है? सेल्स में से। और क्वेश्चन कितने वर्थ का है? 4 मार्क्स का। और अगला ऑप्शन है वो भी है कितना? 7 मार्क्स का। तो सेल्स में से 7 मार्क्स का टोटल है, बट इसकी सेग्रीगेशन है 4 + 3 में। तो थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने चैप्टर में से कितने का पेपर आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्शन सेल कहते हैं जी, ऑक्शन सेल का क्वेश्चन है।
दिल्ली में एंटीक आइटम्स की हुई है, बिडर्स को बुलाया गया है, उनको बताया गया जब हैमर फॉल करेगा तो ही हाईएस्ट बिडर को सेल की जाएगी। 8 लाख का एंटीक पीस है, हैमर फॉल हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं हुई है। उन्होंने क्या बोला था? ओनली व्हेन द हैमर ऑफ द ऑक्शनियर हिट्स द टेबल एंड ही, मतलब मुझे बोथ कंडीशन जस्टिफाइड चाहिए। यहां पे एक तो फुलफिल हुई है, ये वाली पेंडिंग है। रुक के उसने बोला अनएक्सपेक्टेड राइज हो गया मार्केट प्राइस में, इसीलिए आज हम इसको बेच नहीं सकते। एल जिसने बिड किया था वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि हैमर तो फेल हुआ है, ऑक्शन सेल कंप्लीट मानी जानी चाहिए। ऑक्शनियर कह रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अभी फुलफिल नहीं हुई है। आप बताओ, एल जो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गई है, आप बताओ क्या एल की कंटेंशन सही है, वैलिड है कि नहीं है? अब यहां पे आप कौन सा सेक्शन लेके आओगे? ऑक्शन सेल का। ये देखो, लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल, कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑक्शन सेल। वो कहते हैं कब कंप्लीट होता है? जब फॉल ऑफ एमआरओ प्लस ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन। जब तक अनटिल अनाउंसमेंट नहीं होती, बिडर अपनी बिड से रिट्रैक्ट, स्टेप बैक कर सकता है। तो इन द, देखो पिद्दा सा लिखा हुआ है, इन द इंस्टेंट केस एल ने अभी अनाउंस नहीं किया था, इसीलिए अनाउंसमेंट कंप्लीट नहीं है। दैट इज द रीजन कि जो एल बोल रहा है कि आप बाउंड हो मुझे बेचने के लिए, वो वैलिड नहीं है क्योंकि सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। जस्टिफाइड है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेपरेट लीगल एंटिटी बताओ, हाउ डज इट डिफरेंशिएट एज कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दूसरा क्वेश्चन है, परपीचुअल सक्सेशन बताओ, और बताओ कि चेंज इन मेंबरशिप हो जाने के बावजूद ये कैसे इंपैक्ट करती है। इसका मतलब कंपनी लॉ का 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये केस स्टडी थी, ठीक है, ये केस स्टडी थी, पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये केस स्टडी थी। आगे चलते हुए, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन येट, एक बार रीड कर लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फीचर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी जब जैसे इनकॉर्पोरेट होती है तो ये फीचर वो अर्न कर लेती है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है और कंपनी का कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। जैसे तुम रजिस्टर होते हो तो तुम्हारे को क्लॉथ विद द लीगल पर्सनालिटी कर दिया जाता है, तुम्हारे को वो सारी पावर्स मिलती है जो एज अ ह्यूमन सबको मिलती है। तुम बैंक लोन ले सकते हो, अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, लाइबिलिटी इनकर कर सकते हो, लेकिन तुम और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तुम और तुम्हारे मेंबर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कंपनी एक बारी क्रिएट हो जाती है तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, कंट्रीब्यूट भी कर सकती है, एटसेट्रा, लेकिन किसी मेंबर को कंपनी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखने का हक नहीं है। उसका केस स्टडी हमने किया था, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी, जब उसने टिम्बर को अपने नाम पे इंश्योर करवाया था, याद है? और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था कि अगर तूने टिम्बर को इंश्योर करवाया है तो तुझे टिम्बर अपने नाम पे इंश्योर नहीं करवाना, जबकि बेनिफिशियरी कौन थी? कंपनी। अब ये सब टॉपिक्स उसी को समझ आ रहे हैं जिसको पूरा लॉ आता है, ठीक है। आगे उन्होंने मकौरा का टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन आपको मकौरा, आपको केस स्टडी कभी भी एक्सप्लेन नहीं करनी होती। आगे चलते हुए फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन तुमसे डाला था परपीचुअल सक्सेशन का। वो क्या बोले? मेंबर मरे, मेंबर जाए, मेंबर एडमिट हो, मेंबर रिटायर हो, जो मर्जी हो जाए, कंपनी के शेयर्स इनफाइनाइट हाथों में चेंज होते रहते हैं, इसीलिए कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। किसी के मरने से कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेथ हो, चाहे इंसॉल्वेंसी हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, जो मर्जी हो, उसका कोई भी इंपैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। कौन से सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को बोलेगी कि अपना नाम बदलो, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऐसा बोल दिया और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो उसके क्या नॉन कंप्लायंस होंगे?
कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6। तो यहां से अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, ये किसका है? एलएलपी का, और कितने मार्क्स का है? और एलएलपी में से मोस्टली डायरेक्ट के ही आने के चांसेस है, ठीक है। तो देखते हैं जी इसका आंसर। देखो सेक्शन 17 पहले 15-16 लगेगा कि 15 कहता था नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, क्लोजली रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। 16 कहता था आप अपने नाम को रिजर्व करवा सकते हो। अब वो कहते हैं 15 में क्या लिखा है, 16 में क्या लिखा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? 17। 17 कहता है इफ थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज, मतलब जानबूझ के या किसी और रीजन की वजह से एलएलपी जिस फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हुई थी न्यू बॉडी कॉर्पोरेट में रजिस्टर हो रही है, अगर अब वो 15 का उल्टा निकल आया, मतलब वो आइडेंटिकल निकल आया या क्लोजली रिजेंबलिंग निकल आया, किसके साथ क्लोजली रिजेंबलिंग निकल आया? किसी अदर एलएलपी के साथ या किसी कंपनी के साथ, फर्म इसमें नहीं आता। यहां किसके साथ मेल खा गया? किसी ट्रेडमार्क ओनर के, प्रोप्राइटर के रजिस्टर्ड नाम के साथ। तो फिर एप्लीकेशन किसी ना किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगी नाम बदलो, और आपको 3 महीने के अंदर नाम को बदलना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन जाएगी प्रोप्राइटर के केस में, वो तभी जा सकती है जब उसने एप्लीकेशन कब दी हो? इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के अंदर अंदर। एलएलपी जब अपना नाम चेंज करेगी तो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आपको वो नोटिस किसको देना है? रजिस्ट्रार को। और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने प्रोवाइड करना है कितने डेज में? विद इन 30 डेज ऑफ द सच चेंज। आगे अगर एलएलपी ने डिफॉल्ट किया तो सरकार आपके ऊपर पेनल्टी नहीं डालेगी, रादर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नया नाम अलॉट कर देगी, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी, आपको उसी नाम के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप ये सरकार द्वारा रखे नाम को सब्सिक्वेंटली बदल सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। क्लियर है जी? आगे चलते हुए एलएलपी डन। थर्ड क्वेश्चन, पीक्यूआर पार्टनर्स है, पी ने सीमेंट बाय की है। अब सीमेंट बाय करके फर्म के भी हाफ पे बाय की है, पी ने बाय की है डी से। फर्म के भी हाफ पे पी ने बाय की है डी से। आगे द सीमेंट इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स, बिजनेस में यूज हुआ है, होना था बिजनेस में, लेकिन उसने कहां यूज किया है? पर्सनल। अब जी अगर तुम्हारे फर्म का पहले तो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन फर्म है, तो सीमेंट बाय करना तुम्हारा रॉ मटेरियल हो गया, और रॉ मटेरियल बाय परचेज करना तुम्हारी इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है। याद है इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है। आगे लेकिन उसने पर्सनली, अब बाहर वाला बंदा तो बिलीव करेगा और बाहर वाला बंदा अनअवेयर है कि उसने प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज किया है। द फर्म रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस ऑन द ग्राउंड कि हमने तो कभी सीमेंट रिसीव नहीं किया। आप पार्टनरशिप फर्म को मद्देनजर रखते हुए बताओ, क्या फर्म जो कह रही है कि हमने लायबिलिटी पे नहीं करनी, क्या फर्म सही कह रही है? आंसर इज नहीं, क्योंकि सेक्शन 18 क्लियरली कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी में रहते हुए काम किया है तो फर्म उस इंप्लाइड अथॉरिटी के लिए क्या होती है? लायबल। तो दूसरा, what would be your answer if a part of cement so purchased by P was delivered to the firm and the rest was used by him for private use, but दोनों को ही पता नहीं था? आंसर remains the same। क्यों? क्योंकि सीमेंट इज रॉ मटेरियल फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो रॉ मटेरियल को परचेज करना कहां पे आता है? उनकी इंप्लाइड अथॉरिटी। इज दैट क्लियर? लेट्स सी क्या आंसर दिया हुआ है। जैसे सेक्शन 18 देखो दिया हुआ है, उन्होंने बोला है पार्टनर एजेंट होता है फर्म का, इसीलिए एजेंट जो भी काम करेगा फर्म उसके लिए क्या होगी? लायबल। फिर उन्होंने बोला है 25 कहता है पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल है टू थर्ड पार्टीज। अच्छा, उन्होंने इस तरीके से किया हुआ है। 26 कहता है मैम क्या हम इसको इंप्लाइड अथॉरिटी से कर सकते? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हम, ठीक है ना।
अगर आप सेक्शन 19 उठा लो, आप इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सप्लेन कर दो, वो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रही हूं, उस तरीके से जो उन्होंने लिखा है वो तो ऑब्वियसली सही है, उन्होंने बोला हुआ है। इंप्लाइड अथॉरिटी से भी कर सकते हो कि इंप्लाइड अथॉरिटी और रॉ मटेरियल को परचेज करना इज विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी। याद है, रॉ मटेरियल को परचेज करना इज विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी, और विद इन द इंप्लॉइड अथॉरिटी में अगर कोई पार्टनर एक्ट करके आता है तो 18 कहता है कि वो एजेंट ऑफ द फर्म है, तो उसके लिए फर्म ने तो लायबल होना ही होना। आपकी मर्जी है, आपने इसमें 18 उठाएंगे, फिर 25 उठाएंगे, उसके बाद उन्होंने 26 उठा के बोला हुआ है कि जिस तरीके से फर्म लायबल होती है और फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, प्रोवाइडेड वो रॉन्गफुल एक्ट कैसे हुए होने चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया होना चाहिए। तो उन्होंने उसके बाद इंस्टेंट केस लिखा, जो कि मैं रीड नहीं कर रही हूं। उन्होंने बोला है, देखो उन्होंने दोबारा दिया सारा आंसर। सी, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। जैसे ध्यान दो, अगर डन बाय पार्टनर्स है फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो हम उसको एजेंट मानते हैं। उसने ये काम ऑर्डिनरी कोर्स में किया है, इसीलिए फर्म लायबल हो रही है। यार इंप्लाइड अथॉरिटी भी तो यही बोलती थी कि अगर आपने इंप्लाइड अथॉरिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया है, विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी किया है, तो फर्म उसके लिए लायबल। दूसरा, उसने गलत काम किया जब वो घर सामान ले गया, दैट इज वाई रॉन्गफुल एक्ट का टॉपिक साथ में लगा। रॉन्गफुल एक्ट भी अगर उसने ऑर्डिनरी कोर्स और अथॉरिटी में किया तो उसके लिए भी फर्म क्या होती थी, लायबल। इज दैट क्लियर? तो दूसरे वाले में भी आंसर रिमेन्स द सेम। चल दूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब यहां पे आया पार्टनरशिप का क्वेश्चन, और कितने नंबर का था, 7 मार्क्स का। तो ये 7 मार्क्स की केस स्टडी है इसमें से। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ गया। आगे चलते हुए लेट्स सी, ऑब्जेक्ट क्लॉज एमओए का कह रहा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि हम ट्रेड करते हैं प्रॉपर्टी में जो गुड़गांव में। कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने का सोचा। मतलब ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। मैम आपको कैसे पता लगा? क्योंकि उसमें तो लिखा होगा कि हम सिर्फ यही काम करते हैं, अब वो काम बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट बदलना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस उन्होंने ना 5 करोड़ रुपया मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड से बोरो किया, लेकिन ये जो बोरोइंग है इसको ना बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया। कंपनी ने लोन को रीपे करने से रिफ्यूज कर दिया। अब लोन इन्होंने बोरो किया मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड से। वो तुमसे पूछ रहे हैं फर्म ने इनके साथ गलत किया है, बताओ मैग्नम रिकवरी करने के लिए क्या कर सकता है। वो तुमसे पूछ रहे हैं मैग्नम कंपनी से क्या रिकवर कर सकता है। सबसे पहले तो सुनो, ऑब्जेक्ट किस चीज का है, तुम्हारा काम किस चीज का है, तो टिल द टाइम ट्रेडिंग इन प्रॉपर्टी तक तुम रहते हो, ये इंट्रा वायर्स है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाने की बात करनी है, क्वेश्चन किसका है, डाइवर्सिफाई द बिजनेस। अभी प्लान किया हुआ नहीं है, और किस में जा रहे हैं, इसका मतलब है जिस पर्पस के लिए उन्होंने लोन लिया है वो क्या है, आगे। अब इसमें क्या होता है, अगर कंपनी ने पैसा लिया है और उन्होंने अपने लॉफुल डेट्स पे ऑफ करने के लिए यूज किया है, तो देन वो पैसा तुम यूज कर सकते हो, उसके लिए लीगल ट्रेड होगा। लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास सेम स्पीशी में पड़ा हुआ और तुमने अभी तक खर्चा नहीं है, उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वापस। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कौन सी है, अल्ट्रा वायर्स। पहले तुम अल्ट्रा वायर्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करोगे
कि अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। अल्ट्रा वायर्स वॉइड होता है कंपनी के लिए भी, आउटसाइडर के लिए भी, फिर चाहे वो अल्ट्रा वायर द ऑब्जेक्ट क्लॉज हो, अल्ट्रा वायर द मेमोरेंडम हो, अल्ट्रा वायर द स्टैट्यूट हो, उसका इंपैक्ट ये है कि अल्ट्रा वायर्स हमेशा क्या होता है, नल एंड वॉइड। देखते हैं इसका आंसर, देखो company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void, inoperative। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंपैक्ट किसका लगा है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का। इस पे कंपनी ना ही स्यू कर सकती है ना ही स्यू हो सकती है। ठीक है, कहते हैं ऐसा क्यों है, याद करो अल्ट्रा वायर्स जब आएगा तो 399 साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है हम अज्यूम करके चलेंगे कि तुम्हें कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। तो अगर तुम्हें कंपनी के बारे में पता था मैग्नम, तो तुम्हें तो पता था कि उनका काम किसके रिलेटेड है, ट्रेड इन प्रॉपर्टी। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अल्ट्रा वायर्स। दैट इज द रीजन कि जो मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के प्रति एनफोर्स नहीं कर सकती। लेकिन ये देखो, अगर उन्होंने पैसा मीटिंग लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी में यूज कर दिया, देन दे स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डेटर पेड ऑफ। समझ आया, किसी डेटर ने पे आपको करना था और आपने डेटर को क्या कर दिया, पे ऑफ। तो आप उतना पैसा मैग्नम कंपनी से रिकवर कर सकती है, और जो पैसा स्पेंड नहीं किया वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को इंजंक्शन द्वारा स्पेंड करने से रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो चीजें आनी है, ध्यान दो। दूसरा जो नॉट स्पेंट है, इंजंक्शन से उसको स्पेंडिंग से रोका जा सकता। चलें आगे। तो ये हमारे पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे एसएनएम लिमिटेड, आप देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। एसएनएम लिमिटेड पढ़ने में जान जाएगी, टाइम कंज्यूम होगा पढ़ने में समझने में। एसएनएम लिमिटेड रजिस्टर्ड है 2021 में, शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए का, और जी डिवाइडेड है 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ऊपर से दे दिया सेक्शन 8। ह्यूज प्रॉफिट्स हुए हैं, 10% का डिविडेंड मांगा है। तुम सबको ये आंसर आता है क्या, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन है, याद आया। ये देखो इसका आंसर मैंने तुम्हें क्लियरली बताया है। जब भी सेक्शन 8 का क्वेश्चन आएगा ये पॉइंट्स तो आने ही आने। पहले बताओगे सेक्शन 8 कंपनी कौन से सब्जेक्ट के साथ डील करती है, देन वो अपने ऑब्जेक्ट्स प्रॉफिट को दोबारा ऑब्जेक्ट्स में डालती है, तीसरा ये लोग कभी भी डिविडेंड पे ऑफ नहीं करते हैं। तो उन्होंने इंस्टेंट केस दिया होगा, वहां पे वो बोल रहे हैं जो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डिविडेंड पे करेंगे, इनकी वो बात टोटली क्या है, इनवैलिड। तो यहां से अपने पास 7 मार्क्स की फिर से 4+3 की क्या आई है, केस स्टडी, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस पर्संस बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर पर्सनल नेचर का है तो कौन परफॉर्म करता है, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, और यहाँ वो अपने किससे करवा सकता है, एजेंट से, यहाँ मर गया तो किससे होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, या थर्ड पर्सन से, या जॉइंट प्रॉमिसर्स से। 40 से लेके 44, रिमेंबर डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, लेकिन अगर पर्सनल स्किल का काम है तो डेथ रिजल्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। लेकिन अगर पर्सनल नेचर का काम नहीं है, कमर्शियल नेचर का काम है, तो इट इज मेंट टू बी परफॉर्म्ड, इट इज नीड टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो सेक्शन अपना 40 लग गया, 41 लग गया, 42 लग गया। ये देखो प्रॉमिसर हिमसेल्फ जब पर्सनल स्किल वगैरह बेस्ड है, एजेंट भी कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल बेस्ड नहीं है और प्रॉमिसर की क्या हो चुकी है, डेथ। थर्ड पर्सन भी कर सकता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड, दोनों की कंसेंट उसमें क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व। ठीक है, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए इन्वॉल्व। फिर आ गया जॉइंट प्रॉमिसर्स,
जॉइंट प्रोमिसर्स कब करते हैं? जब 2 और मोर पर्सन एग्री टू परफॉर्म विद ईच अदर। और अगर आपको याद हो जॉइंट प्रोमिसेस का 42, 43, 44 और जॉइंट प्रोमिसी का आ जाता था 45। तो ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो ये जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश हुआ। आगे चलते हुए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a valid contract requires free consent. अच्छा सॉरी, explain the following under the provisions of Indian Contract Act. Fourth, प्रिया पे कर रही है 10,000 to a marriage bureau to provide information about the prospective grooms for her daughter's marriage. हाँ जी, वो 10,000 देगी, मैरिज ब्यूरो वाले उसको क्या देंगे? इंफॉर्मेशन। तो कंसिडरेशन प्रेजेंट है, कंसिडरेशन लॉफुल है। सी, कंसिडरेशन प्रेजेंट है, कंसिडरेशन लॉफुल है, जस्टिफाइड। और मैरिज ब्यूरो से इंफॉर्मेशन लेना रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। आगे तो ये उन्होंने बोला है बताओ क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? तो हाँ जी ये वैलिड है। दूसरा, भारत एग्रीज विद जॉन टू सेल हिज व्हाइट बुल unknown to both the parties. The bull was dead at the time of agreement. दोनों को क्या लग रही है? वो एग्री कर चुका हुआ ऑलरेडी। बायलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक में सेक्शन आ गया 20, और बायलेटरल मिस्टेक हो जाती है तो स्टार्टिंग से ही एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड। ये वैलिड नहीं है। तीसरा, ऋषभ ने गुडविल सेल करी 10 लाख की और उसने बोला देख मैं तेरे से गुडविल खरीद रहा हूं, इसीलिए तू थोड़ी देर के सिमिलर बिजनेस ना करियो, लोकल लिमिट्स में ना करियो। क्या ये वैलिड है? वाई? एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 27। और 27 किस चीज का है? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो ये वैलिड है। फोर्थ, a property worth rupees 2 lakh was agreed to be sold for 25,000 by person of unsound mind. अरे भाई, person of unsound mind is incompetent. Incompetent party to contract. Essential gets violated, therefore it is a void agreement. समझ आया? Void ab initio. Let's check एक बार आंसर कैसे दिया हुआ उन्होंने। सी, उन्होंने बोला है पहले वाले में 10,000 के बदले में 10,000 के बदले में वो सर्विस रेंडर कर रही है, तो कंसिडरेशन प्रेजेंट है। उन्होंने सेक्शन 10 इसेंशियल का लिंक डाला और बोल दिया जी एग्रीमेंट वैलिड है। आगे आप ध्यान दो, कंटेंट दिया है, एक लाइन छोड़ी है, इंस्टेंट केस लिखा है, एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद लास्ट में कमेंट किया है एग्रीमेंट क्या है? वैलिड। आगे दूसरे वाले में घोड़ा मर चुका था, सी सेक्शन 20 लगा, मिस्टेक है, बायलेटरल है, उसके बाद इंस्टेंट केस है, लास्ट में लिखा एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। उसके बाद उन्होंने बोला था 27 है, इंस्टेंट केस है, एग्रीमेंट क्या है? वैलिड। आप ध्यान दो, 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा एक, लेकिन उन्होंने प्रॉपर किया। इंस्टेंट केस एक ही लाइन में एंड किया हुआ है। सेक्शन 12 अनसाउंड माइंड, इंस्टेंट केस में वो बंदा 2 लाख की चीज को 25,000 में बेच के चला गया, तो एग्रीमेंट हम क्या मान के चलेंगे? क्या है? वॉइड। ध्यान दो, सिमेट्रिकली पेपर हो रहा है और सीक्वेंस में पेपर कर रहे हैं। आगे चलते हुए, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ क्वेश्चन था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से था और 7 मार्क्स का क्वेश्चन था और केस स्टडी फॉर्म में था। ठीक है, चलूं आगे। नेक्स्ट बी पार्ट, explain the legal provisions regarding presentment for acceptance negotiable। याद है ये टॉपिक मैंने आपको बैक एक्सरसाइज शॉर्ट नोट समरी में से करवाया था, बिकॉज इसका कंटेंट बहुत बड़ा था। बंदे को लेने गए, बंदा मिला नहीं,
याद है, जगह पे गए जगह बंद थी, हम ढूंढते रहे हमें मिला नहीं, रिमेंबर। तो प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, साथ के साथ डिस्टिंग्विश करो प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस बिल की प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट के साथ। समझ आया? कितने मार्क्स का क्वेश्चन डाल दिया? 7। लेट्स सी, देखो कंटेंट कितना दिया उन्होंने। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, उन्होंने क्या बोला है, अगर कोई टाइम कोई प्लेस नहीं गिवन था तो आप कहां प्रेजेंट करोगे ड्रॉइंग को? कहते जहां पे वो मिलेगा, अगर वो रीजनेबल सर्च पे मिलता है तो। ये होना कब चाहिए? विद इन रीजनेबल टाइम। होना कब चाहिए? विद इन बिजनेस आवर्स। और डे कौन सा होना चाहिए? बिजनेस डे। आगे, अगर आपने सेम टाइम सेम डेट सेम प्लेस बिजनेस आवर्स में प्रेजेंट नहीं किया तो हम बोलेंगे आपने प्रेजेंटमेंट को कैसे किया? इन डिफॉल्ट। तो जो पार्टी लायबल थी, जो पार्टी लायबल थी, अगर ड्रॉई नहीं मिला तो वो सब पार्टी क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है? डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। आगे, अगर लिखा गया था कि बिल पर्टिकुलर प्लेस पे ही पेमेंट होगा, तुमने प्रेजेंट किया उसको पर्टिकुलर प्लेस पे, एंड इफ ड्यू डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट वो मिल ही नहीं रहा, हमें हम उसको थप्पा नहीं कर पा रहे, नहीं मिल रहा, तो हम मानेंगे बिल क्या हो गया? डिसऑनर। ठीक है? वो कहते लेकिन अगर उन्होंने बोला था प्रेजेंटमेंट पोस्टल ऑफिस के थ्रू होनी है तो उन सब में रजिस्टर्ड लेटर अगर आपने भेजी है तो हम उसको सफिशिएंट मानेंगे। आगे, फिर उन्होंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो प्रॉमिसरी नोट के साथ। तो उन्होंने बोला है प्रॉमिसरी नोट पेबल, फिर से वही लिखोगे सर्टन डे सर्टन टाइम, तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड होना चाहिए जहां पे उसने बोला था। अगर वो मिल रहा है तो, नहीं तो आप डिमांड पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस आवर बिजनेस टाइम में उसको पे नहीं किया तो हम बोलेंगे आपने प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट किया। अगर आपने प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट किया तो जिस भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया और उसकी आगे की जितनी पार्टीज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज। आपको ये टॉपिक नहीं आता, आपकी शक्लें बता रही है। और नेगोशिएबल में 2-3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, और प्रेजेंटमेंट में से 99% क्वेश्चन डायरेक्ट आना है। ठीक है? आगे चलते हुए, कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 7। तो नेगो जाके तुम्हारे पास, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, हम 4th क्वेश्चन पे है ना, ये 7 मार्क्स का आया और ये डायरेक्ट आया। देखते हैं, अगर एलएलपी मुझे पता है एक ही क्वेश्चन में आना है क्योंकि एलएलपी 6 नंबर ज्यादा आता नहीं। अगर नेगो एक क्वेश्चन को टापा 5th 6th में भी आया, इसका मतलब हम नेगो छोड़ नहीं सकते हैं। फिर वैसे ही नेगो छोड़ नहीं सकते, छोड़ना ही नहीं है। आगे, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस। एलो एदे विच 6 नंबर दा रेगुलेटरी बिल। अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैंने ये क्वेश्चन छोड़ देना था क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है? आगे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिल। बिल एक्ट कब बनता है? लॉ कब इनएक्ट होता है? फोर्स। तो हमने क्या लिखना है जी? सबसे पहले कच्चा बिल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। उसके बाद हम उसको कहां प्रेजेंट करते हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में फॉर डिस्कशन। उसके बाद हम उसमें किसकी असेंट लेते हैं? प्रेसिडेंट की। उसके बाद जी जिस दिन प्रेसिडेंट असेंट देता है उस डेट को वो केम इन फोर्स हो जाता है, लेकिन जिस डेट को वो नोटिफाई किया जाता है ऑफिशियल गजट में उस डेट को उसकी क्या होती है? एनफोर्समेंट। फिर उन्होंने बोला है हमें बताओ लॉ एनफोर्स कैसे होता है। ध्यान दो, लॉ कैसे इन्फोर्स होता है? याद करो 3 बॉडीज होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेटिव है उसका काम क्या है? लॉ बनाना। अगर सेंट्रल लेवल का लॉ बन रहा है तो वो सेंट्रल लॉ है, स्टेट लेवल का लॉ बनता है तो उसको हम स्टेट लॉ बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का काम कौन करता है? गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री हो सकती है फाइनेंस की, कॉर्पोरेट अफेयर्स की, होम की, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक क्या है। ठीक है? ये मिनिस्टर्स आगे ऑफिसर्स इनके अंडर होते हैं
जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को हेल्ड करते हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ है मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज जो हेड करता है वो कैबिनेट मिनिस्टर करता है, उसके नीचे जूनियर मिनिस्टर्स बैठते हैं एटसेट्रा। और लास्ट में जुडिशरी की एक लाइन दे दोगे कि जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। एम आई क्लियर? कुछ पूछना है यहां तक? इसका मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो समझाने के लिए होता है। तो ये जी रेगुलेटरी का क्वेश्चन है, रेगुलेटरी का क्वेश्चन है और कितने मार्क्स में डाला है? 6 नंबर। ये आपका 4th क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आते हैं 5th पे। सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का है जी, 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, चुप करो, 1 अगस्त को ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है और इसने बोला है 1000 यूनिट माइक्रोचिप्स बनाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड माइक्रोचिप्स बाय सीरियल नंबर, और उन्होंने बोला कि ये क्या है? लेकिन स्टोर्ड है अभी भी, कहां पे? अच्छा, सेल किसकी है? 1000 यूनिट्स ऑफ माइक्रोचिप्स। ध्यान दो, उन्होंने माइक्रोचिप्स को पहले से ही आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर पहले से आइडेंटिफाई हो तो कौन से गुड्स होते हैं? और स्पेसिफिक है, पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया वाया सेक्शन, याद करो। गुड्स स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल है, असर्टेंड है, अनअसर्टेंड है। हम कैसे करते थे? 18। अगर हमें पता लग गया कि डिलीवरेबल है और स्पेसिफिक है प्लस डिलीवरेबल स्टेट में है तो सेक्शन कौन सा लग जाता? 20। याद करो, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड वुड बी डिलीवर्ड ऑन सो एंड सो। ठीक है जी। फ्लड आ गए, आ ही रहे हैं, वेयर हाउस डैमेज हो गया, ध्यान देना है, ध्यान दो। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी थी कि हम आपको डिलीवरी कब करेंगे? याद करो, डिलीवरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब हो गई? अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, ऑन द स्पॉट, तुरंत, इमीडिएटली। याद आया 20th में? आगे, हाँ जी। अब बाहर आ जाए, जो मर्जी हो जाए, कौन जीतेगा बताओ? Who will suffer the loss? Buyer will suffer the loss. Buyer कौन है यहां पे? PQR, PQR लिमिटेड। दूसरा वो तुमसे पूछ रहे हैं what will be your answer if the microchips are not specifically identified and marked? Identified नहीं है, फिर ये कौन से गुड्स हो गए? Uncertain, uncertain goods which are yet to be ascertained। अगर मुझे yet to be ascertained का लॉजिक लगाना है तो मुझे कौन से सेक्शन में जाना पड़ेगा? 23। तो 18 प्लस 23 आ गया, तो जो यहां तक का आंसर है वो 18 प्लस 20 का है, और जो इसका आंसर है ये 18 प्लस 23 का है। समझ आया? लेट्स सी इट्स आंसर। जैसे 18 के हिसाब से हमें पहले देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस चीज का है, क्या वो अनसर्टेन गुड्स का है, और प्रॉपर्टी पास अभी नहीं होनी जब तक गुड्स क्या नहीं हो जाते? असर्टेन। फिर वो कहते हैं आपको कंसीडर करना पड़ेगा पहले कि गुड्स स्पेसिफिक है कि असर्टेंड है। मतलब सेक्शन 18 कंसीडर कर रहा है, पहले देखो गुड्स स्पेसिफिक है, असर्टेंड है कि अनअसर्टेंड है। सबसे पहले हम गुड्स को यहां से कैटेगराइज कर रहे हैं। केस स्टडी को पढ़ के हमें पता लग गया डिलीवरेबल है, स्पेसिफिक है, हमने सेक्शन कौन सा लगा दिया? 20।
स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, और वहां पे क्लियरली मेंशन होता है प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर जब कॉन्ट्रैक्ट बना, इममटीरियल है, प्राइस पे हुई है, गुड्स डिलीवर हुए हैं कि नहीं। इन द इंस्टेंट केस वो डिलीवरेबल स्टेट में थे, इसीलिए प्रॉपर्टी किसको पास हो गई है, PQR को, तो PQR हैज टू सफर द लॉस। ध्यान दो, रिस्क पासिस विद ओनरशिप, तो मैं जब यहां पे लिख रही हूं PQR एंटरप्राइजेस विल सफर द लॉस, मैं लिखूंगी अंडर सेक्शन 26 एज रिस्क पासिस विद ओनरशिप। ये लाइन मुझे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे अब उन्होंने दूसरा पार्ट पूछा, अगर गुड्स आइडेंटिफाई नहीं हुए तो पीक एंड मार्क, वो कहते जी M&O will suffer the loss. Why? Goods क्या है अब, uncertain. Until the goods are uncertain, they are not yet ascertain the property. Again, risk remains with the seller. तो फिर से 18, 23, 26 risk retains with the seller. तो यहाँ पे लाइबल कौन होगा, M&O लिमिटेड, जो कि कौन है, सेलर। बच्चे क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल कंटेंट सारा आना चाहिए। अब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 5th क्वेश्चन सेल्स में से डाला है उन्होंने, 7 मार्क्स का, फिर से 4+3 है। हाँ 4 अगला करेंगे, अभी 4+3 की केस स्टडी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A purchases a motorcycle from B and uses it for some time. It turns out that the motorcycle sold by B to A was stolen. Implied condition as to title has been violated, okay, and had to return to the rightful owner. A जो कि innocent buyer है, वो B के प्रति एक्शन लेके आया for the return of the price. Will he succeed? Examine with the reference to the Sales of Goods Act. Simple. पॉज कर दूं? तो वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5 के ए का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने देखा कि ए ने परचेज करी है बी से, तो बी चोर है, ए इनोसेंट बायर है, ठीक है ना, इनोसेंट बायर है, तो सेक्शन कौन सा लग जाएगा, 14 लग जाएगा। सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 14 क्या कहता है, इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल हैज बीन वॉयलेटेड। और अगर इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल हैज बीन वॉयलेटेड का लॉजिक हमारे सामने आता है, देन इन दो सर्कमस्टांसेस आप जिस मर्जी को चीज बेच दो, मेन राइट किसका रहता है, ओनर का, बिकॉज नेमो दात क्वाड नॉन हेबत कहता है जो टाइटल आपके खुद के पास नहीं है वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिमेंबर, तो वो जो नेमो दात क्वाड नॉन हेबत वाला है वो 27 में आता है, याद करो, और उसकी एक्सेप्शंस भी 27, 28, 29, 30 में आती हैं। लेट्स सी इसका आंसर, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये देखो 27 में उन्होंने पहले नेमो वाला रूल लिखा, ये नेमो रूल है, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन दे देमसेल्फ हैव। इसका लैटिन क्या था, नेमो दात क्वाड नॉन हेबत। उसके बाद उन्होंने 14 के हिसाब से बताया है इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, तो सेल वही कर सकता है जिसके पास सेलिंग का टाइटल हो, या जब वो सेल करने लगा तब तक वो टाइटल उसके पास आ जाए। अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर को मस्ट है कि रिटर्न गुड्स किसको करने पड़ते हैं, ट्रू ओनर को। तो यहां पे ए जो कि इनोसेंट बायर है वो सक्सीड करेगा कि वो बी के प्रति एक्शन ले सकता है कि तू बाइक को क्या कर वापस, और वो बाइक को वापस उससे क्लेम करके किसको प्रोवाइड करेगा, ट्रू ओनर को। इज दैट क्लियर? पक्की गल है। तो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आगे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, बताया हुआ है डिसॉल्व का आना ही आना है, और डिसॉल्व कैसे है, बाय, आओ जी डायरेक्ट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। 44 कहते पार्टनर क्या हो गया, अनसाउंड माइंड, इनसेन, परमानेंट इनकैपेसिटी, पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया, लगातार ब्रीच करता हुआ जा रहा है,
बिना पूछे उसने 100% ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, कंपनी को रेगुलरली क्या होते जा रहे हैं, लॉसेस। इसके अलावा कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड अगर लगा तो कोर्ट आपको क्या इश्यू कर देगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिटेल में नहीं जा रही, एक एक चीज निचोड़ के तुम्हें पढ़ाई गई है। आगे डायरेक्ट क्वेश्चन, अब पार्टनरशिप का था 7 मार्क्स में और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे फिर से, एजेंट की अथॉरिटीज क्या होती हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। कौन सा सेक्शन लग गया, 189। ये लो जी 189। एजेंट ने कोई भी एक्ट अगर इमरजेंसी में किया, उसने किया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि उसके समय में उसको क्लियर करना जरूरी था। उसके लिए उसको कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं था, कमर्शियल नेसेसिटी थी। उसने प्रिंसिपल के बेटरमेंट के बारे में सोचा, उसने सारे रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल स्टेप्स ऑप्ट किए। या तो उसके पोजेशन में सामान था, या तो सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसने डीलिंग कर दी। इज दैट क्लियर? अब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। ये एजेंट वाले चैप्टर में से है, तुम्हें दिखेगा लास्ट के 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन 6, क्लासिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इनलैंड है कि फॉरेन है। तो इनलैंड है कि फॉरेन है, 11-12 ऑफ नेगो। याद करो 3 में से ड्रॉन का होना चाहिए इंडिया में, बाकी दोनों में से एक एलिमेंट होना चाहिए इंडिया में। अगर ये कोई कंडीशन जस्टिफाई करता है तो वो इनलैंड है, जो इस कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करता वो फॉरेन। मेड इन कोलकाता, पेबल इन मुंबई, इंडियन। वाराणसी में बना है, जोधपुर के बंदे पे बना है, इंडियन। आगरा के बंदे ने बिल बनाया है, आगरा के गंदे बंदे पे, इनलैंड। प्रॉमिसरी नोट बना कहां पे है, न्यूयॉर्क। मेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लंदन में, बन गया ना लंदन में, फॉरेन। मैम पर ये तो ऐसा कहीं दिया नहीं। उन्होंने दिया है, जो इंग्लैंड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा उसको कहां फेंक दो, फॉरेन। चल दें आगे, आएगा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। तो ये अपने पास क्या आया, इंग्लैंड फॉरेन, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये लो जी नेगो। आगे 14 नंबर का पेपर। आगे क्वासी बताओ, उसके फीचर्स बताओ। याद है टेस्ट में भी डाला था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 6 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन, सॉरी 7 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड इट्स आंसर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 6 ही था। सी क्वासी, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करता है, सरकार का लीगल राइट, तुम्हारे लिए ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है, उसको हम क्वासी कहते हैं। जबकि एक्चुअल में कोई भी एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होते। इसे इसके फीचर सिर्फ, ये सिर्फ पहला राइट किसका है, मनी का। दूसरा, ये कभी भी एग्रीमेंट से अराइज नहीं होता। इसमें आपको कौन सा राइट मिलता है, राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। यहां पे राइट टू रेम अवेलेबल नहीं होता। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स 71, कि फाइंडर अगर किसी के गुड्स को बिलोंग करता है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। क्या, प्रॉपर केयर कर एज अ बेली, अपने गुड्स को इनएप्रोप्रिएटली यूज नहीं करना, जब तक ओनर नहीं मिलता उनको रिस्टोर करके रख। और अगर ये सब करने के बावजूद ओनर नहीं मिलता, फिर तेरे पास राइट अर्न हो जाता है कि तू गुड्स को बेच सकता है। इज दैट क्लियर? आगे डन 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 डन। सी क्वेश्चन, टाइप ऑफ गुड्स बताने हैं जी, गोडाउन में पड़े हैं। एग्री किया कि 50 बेल बेच दूंगा, अब उनको सिलेक्ट कर दिया गया और साइड पे कर दिया गया, असर्टेन्ड। नेक्स्ट, ए एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट आउट ऑफ लॉट, अभी अलग नहीं किया, अनसर्टेन। आई होप डन है। आगे
समटाइम्स ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी, याद है कितनी बार बताया था, breach of condition will be treated as breach of warranty, but breach of warranty will never be treated as breach of condition. याद है, compulsory waiver and voluntary waiver, remember? आओ फटाफट से एक बारी पढ़ लें. सी वेव किया है, खुद ट्रीट किया कि मैं वारंटी ट्रीट करूंगा, गुड्स नॉन सेवरेबल थे, तुमने किसी ना किसी पार्ट को एक्सेप्ट किया है और तुमने कोई कंडीशन रखी है, उस कंडीशन को फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं है. रिमेंबर? तो ये जी आपका था इसमें से 6 मार्क्स का. और दोबारा से पेपर आया है सेल्स में से, सेल्स का ही था ना. अब नटशेल निकालो, कॉन्ट्रैक्ट में प्लस करना जरा फटाफट से. कॉन्ट्रैक्ट में से कितना पेपर है? कंपनी में से कितना है? पार्टनरशिप में से? कंपनी सेल्स में से? एलएलपी हमें पता था 6 आना है, रेगुलेटरी हमें पता था 6 आना है, नेगो हमें पता था 14 आना है. तो अगर आपकी वेटेज के हिसाब से चलें तो 1 पे आता है कॉन्ट्रैक्ट, 2 पे आता है सेल्स, 3 पे आता है पार्टनरशिप, 4 पे आता है कंपनी, 5 पे आता है नेगो और 6 पे आता है रेगुलेटरी और एलएलपी.